Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video मैं आप सभी को MPET 2023 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है मैं आप सभी को वो सिखाने जा रही हूँ. एंड आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लेक्चर 5th. सो इन दिस वीडियो हम सभी लोग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स देखने वाले हैं. सो स्पेसिफिकली मैं आप सभी को MCQs ही सिखाऊंगी, बट विद द हेल्प ऑफ MCQs हम सभी लोग वेरिएबल्स एंड उनके टाइप्स के काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी देखेंगे. एंड दैट्स वाई आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स ये भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे. ओके, एंड एज वेल यू विल गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली what kind of questions you will be asked in your examination regarding variables and their types. Okay, so students इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज MPET एग्जामिनेशन में द पार्ट 1 इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50% स्कोर्स है. एंड इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द MPET एग्जामिनेशन देन ऑब्वियसली आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल करने की बहुत ज़रूरत है. सो विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग गारंटीड MPET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो. ओके, सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं. आपको इसमें 1500 से ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF मिलता है. एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसी में से ही 400 MCQs कवर हो जाते हैं. एंड विद दिस रिवीजन PDF आप सभी की जो रिवीजन है वो काफ़ी सारी हो जाती है. एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम. सो स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, राइट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबाई में है. Okay, and all of these topics are covered in this complete course. And that's why students जब भी आप सभी लोग कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप गारंटीड एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तो एग्जामिनेशन में हासिल कर सको. ओके, बट जस्ट द थिंग इज दैट यू नीड टू ओनली हियर आवर ऑर्डर्स और हियर आवर guidance. Okay, so students the first question is a variable not described by a predictor is called. सो इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो प्रेडिक्टर ने डिस्क्राइब नहीं किया है और प्रेडिक्टर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है. प्रेडिक्टर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान और ऐसा पर्सन जो चीज़ें प्रेडिक्ट करे. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर सीइंग ओवर हियर अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो यहाँ पे प्रेडिक्टर रिसर्चर होगा. ओके, सो रिसर्चर इज प्रेडिक्टिंग समथिंग. ओके, so whether it is exogenous variable, whether it is non-predictive variable, whether it is effect variable or whether it is manipulative variable. Okay, so students the correct answer for this is 1, that is exogenous variable. So let me explain why this is not described by a predictor. So students exogenous variables के जो values होते हैं these values are basically independent. Okay, they are independent from the states of other variables in the study. मतलब स्टडीज़ में जितने भी सारे अदर वेरिएबल्स है उनकी स्टेट क्या है. ओके, उनसे एक्सोजिनस वेरिएबल्स के वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं. एंड एज वेल द वैल्यूज़ ऑफ दीज वेरिएबल्स आर डिटर्मिन्ड बाय वेरिएबल्स आउटसाइड द स्टडी. मतलब स्टडी के बाहर के जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स एक्सोजिनस वेरिएबल्स के वैल्यूज डिटर्मिन करते हैं. एंड दैट्स वाई यहाँ पे रिसर्चर इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है. सो ही कांट प्रेडिक्ट.
Okay, all of you getting? Because the values of these variables are not under control of researcher. Okay, and that's why here the correct answer is 1. And जो effect variable है, effect variable is nothing but the dependent variable, and manipulative variable is nothing but the independent variable. So हम काफ़ी सारे वेरिएबल्स आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी. सो अभी के लिए यही याद रखो कि एक्सोजेनस वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ होते हैं वो कोई भी प्रेडिक्टर डिस्क्राइब नहीं कर सकता है. ओके. An extraneous variable is also known as. Now extraneous variable का दूसरा नाम क्या है? Whether it is artifact, whether it is dependent variable, whether it is intervener or whether it is contiguous factor. So basically students, extraneous variables जो है, basically these variables are not interested, okay, for the रिसर्चर, एंड ये वेरिएबल्स बाहर के वेरिएबल्स होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल्स जो रिलेशन होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, उसके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो बेसिकली द इफेक्ट इज निगेटिव. ओके, एंड दैट्स वाई रिसर्चर ट्राइज टू कंट्रोल द एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने जा रहे हो, एंड इन दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर कोई भी वहाँ पे इफेक्ट होता है और कोई भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेकनली हो जाता है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द आर्टिफैक्ट. ओके, उसे आर्टिफैक्ट कहा जाता है. ओके, एंड दीज आर्टिफैक्ट्स आर एक्चुअली कॉज्ड बाय द एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. ओके, मतलब जो मेजरमेंट्स होते हैं ना हमारे टेस्ट के आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो मेजरमेंट्स एक्चुअली बिगड़ जाते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल्स, एंड दैट्स वाई एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है. बिकॉज आर्टिफैक्ट का मतलब ये है कि मिस्टेक्स इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड इन मिस्टेक्स की वजह से मेजरमेंट्स में बिगाड़ हो जाती है. ओके, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. The values which explain how closely the variables are related to each one of the factors discovered are known as. Okay, so इनमें से कौन सी कॉन्सेप्ट ऐसी है और कौन सी वैल्यूज ऐसी है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स कितने हद तक जो फैक्टर्स हमने डिस्कवर किए हैं उनके साथ रिलेट करते हैं. Okay, so whether it is factor loadings, whether it is Yates correction, whether it is deliberate sampling or whether it is Kruskal-Wallis test. Okay, so let us see one by one what are these concepts. So basically students, जो factor loading है, okay, factor loading is nothing but the numerical value, and this is nothing but the correlation coefficient for variable and factor. Okay, so this is nothing but the correlation coefficient for variable and factor. Okay, and basically factor loading shows variance explained by variable on specific factor. So factor loading हमें ये दिखाता है कि वेरिएबल की वजह से कितना वेरिएंस हुआ है ऑन अ स्पेसिफिक फैक्टर. ओके, एंड दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, बिकॉज ये हमें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है. ओके, so what is Yates correction? So basically Yates correction, this is a chi-square test, or specifically you can call it as Yates chi-squared test. Okay, and this test is used to determine if a table exhibiting frequency distribution of variables are independent. So ये एक्चुअली यूजफुल है ताकि हम लोग डिटर्मिन कर सके कि जो काई स्क्वायर टेबल होता है, ओके, एंड उसमें काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ होते हैं ऑफ द वेरिएबल्स. ओके, सो वो जो वैल्यूज़ है वो कितने इंडिपेंडेंट है. ओके, ये हमें इससे पता चलता है. What is deliberate sampling?
So this is the way of selecting people for research on basis of predetermined plan rather than random. ओके सो यहाँ पे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते, वी डोंट डू रैंडम सैम्पलिंग. सो जो हमारा प्री डिटर्मिन्ड प्लान होता है उस प्लान के मुताबिक हम यहाँ पे सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट द डेलिबरेट सैम्पलिंग. एंड क्रुस्कल वैलीज टेस्ट जो है बेसिकली दिस इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ओके एंड ये हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके so basically this is the test which is useful. okay ताकि हम लोग देख सके कि exactly what is the difference between 3 or more independent groups medians. okay so हम लोग ये सारे के सारे टेस्ट आगे के वीडियोस में देखेंगे, डोंट वरी. सो हालांकि यही याद रखो, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन which is factor loadings. okay A researcher intends to find out the differences in the motivational outlook of first degree level students in terms of their belongingness to rural or urban areas and the educational status of parents. What will be the dependent variable in this study? So यहाँ पे researcher ये देखना चाहता है कि मोटिवेशनल आउटलुक जो है फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स का, उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे या फिर उनके वैल्यूज कितने डिफर होंगे. ओके बेस्ड अपॉन कि वो जो स्टूडेंट्स है वो रूरल या फिर अर्बन एरियाज में रहते हैं एंड एज वेल उनके पेरेंट्स की एजुकेशनल स्टेटस कैसी है. सो इन दोनों के आधार पर फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स के मोटिवेशनल आउटलुक कैसे रहेंगे ये एक्चुअली यहाँ पे रिसर्चर देखना चाहता है. सो इस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. सो वेदर इट इज बिलोंगिंगनेस टू रूरल और अर्बन एरियाज या फिर फर्स्ट डिग्री लेवल या फिर एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स या फिर मोटिवेशनल आउटलुक. सो स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट वेरिएबल. सो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी रिसर्च स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हो, सो because of changing the values of independent variables dependent variables की वैल्यू चेंज हो जाती है एंड दैट्स व्हाई इसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर होता है. ओके एंड हियर यहाँ पे एग्जैक्टली रिसर्चर मोटिवेशनल आउटलुक को देखना चाहता है कि मोटिवेशनल आउटलुक में क्या डिफरेंसेस आते हैं एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशनल आउटलुक बिकॉज दिस इज द इफेक्ट of your final research plan or of your final result. okay and that's why here the correct answer is 4. and यहाँ पे जो rural और urban areas and educational status of parents है ये दोनों भी actually independent variables है because इन दोनों भी variables को आप खुद manipulate करके देख सकते हो, but motivational outlook को आप manipulate नहीं करोगे. okay सो जैसे ही आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करोगे आपका मोटिवेशनल आउटलुक भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोटिवेशनल आउटलुक. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड rather than मैनिपुलेटेड. देखो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ सिलेक्ट करना है, उसको आपको मैनिपुलेट नहीं करना है. एंड आई थिंक ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था जब भी हम रिसर्च मेथड्स को देख रहे थे तब. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3 दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड. सो मैं आपको शॉर्टली बता दूंगी फिर से कि देखो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है ये एक्चुअली जो रिसेंट पास्ट इवेंट हुआ है और जो रिसेंट पास्ट सिचुएशन हुई है उसके ऊपर किया जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉजेस होते हैं इन कॉजेस को आप स्टडी करना चाहते हो एंड ये कॉजेस एक्चुअली पहले से ही हो चुके हैं बट स्टिल यू वांट टू स्टडी एंड दैट्स वाई यहाँ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होते, वी कैंट कंट्रोल बिकॉज पास्ट इवेंट तो हो चुका है. सो यू कैन ओनली सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड यू कैन स्टडी देम. ओके
बट अगर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करोगे देन इसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, दे आर अंडर कंट्रोल. डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में exactly you deal with the description part of the method or the description part of the data. Okay, and that's why यहाँ पे independent और dependent variables की बात ही नहीं आती है. Okay, exegetic research यानी कि यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है, okay, जो टेक्स्ट होते हैं उनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो और basically you explain the texts. Okay, and that's why the correct answer is 3 here. A college teacher intends to find out as to what extent student involvement in learning of boys and girls from rural or urban areas is attributable to the socio-economic status of the family from which they hail. What will be the designated as an independent variable in this research project? देखो अगेन आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा है जैसे कि हमने पिछला देखा था, क्वेश्चन 4. ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली कॉलेज टीचर जानना चाहता है कि जो स्टूडेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ओके, उनके फैमिली के, ओके, देन उनके वजह से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लर्निंग में वो कितना है. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सो हियर आपको पूछा है कि इन दिस रिसर्च स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. सो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, रूरल और अर्बन एरियाज, जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स. सो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिपेंडेंट वेरिएबल देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप खुद मैनिपुलेट कर सकते हो. बेसिकली दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ योर्स एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली. बिकॉज यहाँ पे कॉलेज टीचर स्टूडेंट्स लर्निंग में कितने इन्वॉल्व होते हैं वो देखना चाहते हैं. बट द कॉज बिहाइंड दिस इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, राइट. एंड दैट्स व्हाई जैसे ही आप उनके फैमिलीज के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मैनिपुलेट करोगे वैसे ही उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लर्निंग में वो चेंज हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई हियर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग. Okay, all of you understood, and that's why here the correct answer is second. Which of the following techniques are used to control extraneous variables in research? So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्निक्स दिए हैं. So इनमें से कौन से टेक्निक्स ऐसे हैं जो आप यूज़ करते हो ताकि आप एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके. सो हमने इसी वीडियो में देखा था व्हाट आर द एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, राइट. सो बेसिकली एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्चर स्टडी नहीं करना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई वी शुड कंट्रोल द एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स इन रिसर्च. सो उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं. सो लेट अस सी वन बाय वन दोज टेक्निक्स. सो द फर्स्ट टेक्निक इज दैट टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स. ओके, मतलब एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स को रिसर्च से निकालो, एलिमिनेट कर दो उनको. ओके, देन सेकेंड इज कीप देयर वैल्यूज कांस्टेंट. मतलब हम लोग एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स के वैल्यूज कांस्टेंट भी रख सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो इन्फ्लुएंस है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो काफ़ी कम हो जाता है. ओके, और कभी कभी एलिमिनेट भी हो जाता है. नेक्स्ट इज रैंडमाइजेशन. रैंडमाइजेशन यानी कि पूरा रिसर्च आप करोगे उसमें जितने भी सारे सैंपल्स आप सिलेक्ट करोगे, जो भी कुछ आप करोगे, ओके, सो एवरीथिंग योर सिलेक्शन शुड बी अनबायस्ड. मतलब सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है पार्टिसिपेट करने के लिए. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द रैंडमाइजेशन. Fourth is balancing and counter balancing. Okay, balancing and counter balancing. Okay, and the fifth technique is matching subjects, matching
subjects with random असाइनमेंट. ओके, मतलब जब भी आप ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हो, ओके, इंडिविजुअल ग्रुप्स को, सो इसमें जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, इन पार्टिसिपेंट्स को आप एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स के साथ मैच करते हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंस है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स का ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वो काफ़ी कम हो जाता है. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट मैचिंग सब्जेक्ट्स विथ रैंडम असाइनमेंट्स. Okay, so let us see here given techniques: change of instrument, randomization, matching, removing variables, changing the research method. So देखो जितने भी सारे टेक्निक्स हमने अभी डिस्कस किए उनमें से रैंडमाइजेशन एक था, मैचिंग एक था एंड रिमूविंग वेरिएबल्स एक था. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड, दैट इज बी सी डी ओनली. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. When we design the experiment in such a way that the variations caused by extraneous factors can all be combined under the general concept of chance, it represents which principle? Okay? मतलब जब हम सभी लोग एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हो, जिस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हो उसमें जो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स, वो सारे वेरिएबल्स हम एक ही कॉन्सेप्ट में कंबाइन करते हैं एंड उस कॉन्सेप्ट का नाम है चांस. ओके, देन एक्चुअली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, जो हमने देखा अभी, वो एग्जैक्टली किस प्रकार के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है. So whether it is principle of randomization, whether it is principle of replication, whether it is principle of local control or whether it is principle of operational control. So देखो, अगर आप यहाँ पे chance word को देखोगे then you will understand that it should be the principle of randomization, जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था. दिस इज नथिंग बट कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स या फिर यू कैन से कि ऑल ओवर द प्रोसेस जो होती है उसमें जहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सो आप सब सिलेक्शन प्रोसीजर्स आप एग्जैक्टली रैंडमली करते हो. मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स को इक्वल चांस होता है, ओके, ताकि वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके. सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, जो एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स होते हैं, ओके, वो काफ़ी यहाँ पे कम हो जाते हैं एंड बेसिकली यू कैन कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स इन योर स्टडी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन? प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप एक ही रिसर्च को आप बार बार करते हो, यू डू इट again and again. What is principle of local control? What is this? So basically यहाँ पे आप divisions करते हो. Basically you divide your you can say कि your research study or your field into several homogeneous parts and उनको blocks कहा जाता है. Okay, उनको blocks कहा जाता है. And then each such block is divided into parts equal to number of treatments. मतलब जितने भी number of treatments है, okay, उतने नंबर में आप ब्लॉक्स को क्रिएट करते हो. सो बेसिकली ये जो लोकल कंट्रोल का प्रिंसिपल है ये एक्चुअली फील्ड रिसर्च मेथड जो है उसके लिए एप्लीकेबल होता है. ओके, what is principle of operational control? So this is nothing but the control over intermediate term operation and processes but not business strategies. Okay, so basically जो intermediate term operations होते हैं उनके ऊपर आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो एंड एज वेल यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है. सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट टू द बिजनेस स्ट्रैटेजीज और मार्केट जहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है. So that's why here the correct answer is 1. In an experiment to find out if taking ginseng increases IQ scores, the IQ scores would be. So अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर आप जिनसेंग स्कोर्स
और जिनसेंग अगर आप लेते हो, देन उसकी वजह से IQ स्कोर्स बढ़ते हैं. सो IQ स्कोर्स क्या है? सो देखो, दिस इज रियली द इजीएस्ट क्वेश्चन. IQ स्कोर्स बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? जिनसेंग से. सो दैट्स व्हाई हियर जिनसेंग शुड बी independent variable because this is the cause, right? And IQ scores will be dependent variable. This is so easiest, right? That's why the correct answer over here is second, that is independent variable, right? Which of the following is an example of intervening variable? So इनमें से कौन सा intervening variable का example है? Whether it is an instructional material, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन. सो इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है, दिस इज द वेरिएबल विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, दिस इज नथिंग बट द इंटरवेनिंग वेरिएबल. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी टीचर उसके क्लासरूम में फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में जो बच्चे हैं, ओके, उनके जो पेरेंट्स, ओके, वो क्या करते हैं, उनके फैमिली का जितना भी इनकम है, ओके, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ओके, उनका जो इफेक्ट है वो बच्चों के पढ़ाई पे कितना होता है. सो इफ ही वांट्स टू स्टडी, ओके, देन हियर योर okay, learning of the children will be the dependent variable, right? Exactly वही टीचर देखना चाहता है. बट जो उनके पेरेंट्स का जो इनकम है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, दिस एक्चुअली विल बी देयर डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? बट यहाँ पे टीचर क्या इंस्ट्रक्शंस देती है, बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, उनको कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं. सो ऑल ऑफ दीज विल बी द इंटरवेनिंग वेरिएबल. ओके, एंड ये कभी कभी रिसर्च में दिखाई भी नहीं देते. नो वन कैन अंडरस्टैंड इट, नो वन कैन ऑब्जर्व इट, बट स्टिल दे आर देयर. एंड बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आप इजीली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्टडी कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. ओके, एंड ऐसे एग्जाम्पल्स आपको हर एक रिसर्च स्टडी में मिलेंगे, बिकॉज हर एक रिसर्च स्टडी में इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, हर एक रिसर्च स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. सो यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स जब भी आप इस टाइप के MCQs बार बार सॉल्व करोगे. ओके, so students, thank you for watching this session and I hope all of you understood everything जितना भी मैंने आप सभी को पढ़ाया. but still if you have any doubts you can ask me in the comment box, I will answer you. and I want to say you that कि ये जो टॉपिक था वेरिएबल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड एज वेल दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ओके, एंड ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू वेरिएबल्स, ये आपको आगे रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. ओके, या